अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि परसेप्शन के तीन मेजर फैक्टर्स हैं। सब्जेक्टिव या इंटरनल फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द परसीवर हिमसेल्फ, एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स नंबर 2, द फैक्टर्स रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, and the social factors which are related to the society or the settings in which we are perceiving a certain thing, phenomena or an event। ठीक है जी। तो प्रीवियस वीडियो में हम सब्जेक्टिव फैक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, यानी वो तमाम फैक्टर्स जो हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, हमारी इंटेलिजेंस है, फ्रेशनेस है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है जी, इंटरेस्ट है, वो हमारे तमाम सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं परसेप्शन के। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन को डिस्कस करेंगे, यानी वो फैक्टर्स या वो इंफॉर्मेशन या वो क्यूज जो हमें उस ऑब्जेक्ट से मिल रहे हैं जिसे हम परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, जिस भी चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उससे भी हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। उस इंफॉर्मेशन की भी कई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी परसेप्शन पर असरअंदाज होती हैं। ठीक है जी। नंबर 1, इंटेंसिटी। स्टिमुलस की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी जल्दी हमारी अटेंशन अट्रैक्ट करेगा और उसकी प्रोसेसिंग भी हम ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा पहले करेंगे बनिस्बत उस स्टिमुलस के जिसकी इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है जी। इसीलिए जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि आप उस पर जल्दी तवज्जो दें और ज़्यादा तवज्जो दें, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है। वो चाहे साउंड हो, चाहे जो लाइट है उसकी ब्राइटनेस हो, चाहे कलर की सैचुरेशन हो, जितनी इंटेंसिटी किसी चीज़ की ज़्यादा होगी उतनी उसकी परसेप्शन ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर होगी। एक एग्जांपल मैं फिल 4 देता चलूँ कि हो सकता है आपको मेरी आवाज़ के साथ बैकग्राउंड में एक स्पीकर की आवाज़ सुनाई दे रही हो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी कम है कि उसकी प्रोसेसिंग आप या तो उस पर आपकी तवज्जो जाएगी नहीं, और अगर जाएगी तो उसकी आप प्रोसेसिंग इतने अच्छे तरीके से कर नहीं सकेंगे। मेरी आवाज़ की इंटेंसिटी इस वक्त उस बैकग्राउंड में चलने वाली स्पीकर की इंटेंसिटी से ज़्यादा है। ठीक है जी। इसी तरह मैंने कोई एग्जांपल दी, आप कलर्स की सैचुरेशन ज़्यादा करते जाएं, इसीलिए ही जो कभी किसी भी चीज़ की पैकिंग की जाती है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा की रखी जाती है, कलर ज़्यादा शोक और ब्राइट रखे जाते हैं। या किसी वेबसाइट पर जिस चीज़ को आप ज़्यादा चाहते हैं कि वो तवज्जो जल्दी जाए, आप उसको कोई ज़्यादा जल्दी समझे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है, चाहे वो ब्राइटनेस की फॉर्म में हो या वो कलर सैचुरेशन की फॉर्म में हो। ठीक है जी। तो जिस भी स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो हमारी परसेप्शन पर पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा और उसकी परसेप्शन ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है जी। जितनी इंटेंसिटी कम होगी हमारी तवज्जो भी उसकी तरफ कम जाएगी, उसकी मेंटल प्रोसेसिंग जो है यानी परसेप्शन का जो प्रोसेस है वो भी उसका स्लो और ज़्यादा देर में होगा। ठीक है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी एक्सटेंसिटी और साइज। किसी भी चीज़ की एक्सटेंसिटी या फैलाव और साइज जितना ज़्यादा होगा उस पर हमारी तवज्जो भी जल्दी जाएगी और उसकी हम प्रोसेसिंग भी जल्दी करेंगे, ज़्यादा बेहतर करेंगे बनिस्बत उन चीज़ों के जिनका साइज छोटा होगा। इसी वजह से हेडिंग वो आपको ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। टेक्स्ट की निस्बत हेडिंग बड़ी होती है, उसको आसान होगा समझना, उस पर तवज्जो भी जल्दी जाएगी। ठीक है जी। या आप कोई पैकिंग ले लें किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग ले लें, जो चीज़ आपको जो आपका सेल्समैन है या प्रोड्यूसर है वो आपको सेल करना चाहता है या चाहता है कि ये चीज़ को पहले समझें, उसको वो ज़्यादा बड़ा उस पर बनाएगा। वो चाहे उसकी बचत हो वो बहुत बड़ी लिखी जाए, वो 2 रुपये की बचत ही हो लेकिन सेव 2 रुपीज़ बहुत बड़ा सारा लिखा जाए। हो सकता है कि वो चाहता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को इसलिए खरीदें क्योंकि इस पर आप कार जीत सकते हैं, तो वो आधे डब्बे पे तो कार ही बना देगा। और जिस चीज़ को वो चाहता है आपको उसकी समझ ना आए, वो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो छोटी छोटी लिखी जाएंगी, आपकी तवज्जो उस तरफ नहीं जाएगी। ठीक है जी। और अगर जाएगी भी तो आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं बनेगा। बाहर इन एनी वे जो साइज़ है वो आपकी परसेप्शन पर असरअंदाज होता है। ठीक है। जिस चीज़ का जितना बड़ा साइज़ होता है, इसीलिए अगर कोई इवन आपकी परसेप्शन पर यह भी असर पड़ता है कि कोई बुक अगर ज़्यादा बारीक बारीक लिखी हो, उसकी निस्बत एक बुक वो ज़्यादा बड़े फॉन्ट साइज़ में लिखी हो, उसको वो समझना आपको ज़्यादा आसान लगती है बनिस्बत बहुत छोटा छोटा लिखा हो। तो मैंने पैकिंग से भी आपको इसी एग्जांपल दी। इसीलिए
आज जो आप एडवर्टीजमेंट के लिए होर्डिंग्स देखते हैं या बिलबोर्ड्स देखते हैं वो बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है जी, ताकि आपकी तवज्जो एक बड़ी चीज़ पर जल्दी जाएगी और आप उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर होगी। तो साइज़ या एक्सटेंसिटी, फैलाव या जिसामत, ये दो चीज़ें जो उनसे ये भी आपकी परसेप्शन पर असरअंदाज होती हैं। ये भी इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है जी। या इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज हम किसी चीज़ का टच फील कर रहे हैं, सपोज कि मैं अपने हाथ पर, अपने सर पर अपने हाथ या अपनी फिंगर का टच फील करूं, तो दोनों में से किसको मैं ज़्यादा जल्दी पहचान लूँगा? ऑब्वियसली मैं अपने हाथ को ज़्यादा जल्दी पहचानूंगा। वो मेरे स्किन जो सेंसरी एरिया है उसके ज़्यादा हिस्से पर उसकी एक्सटेंशन है, ज़्यादा हिस्से पर फैला हुआ है, ठीक है जी, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होगी। और जो अगर मैं सिंपली एक फिंगर लगाता हूँ तो फिंगर की मैं इतनी आसानी से उसको पहचानना मुश्किल होगा मेरे लिए, या समझना उसको मुश्किल होगा। मैं उसे हो सकता है कोई पेंसिल या कुछ और भी समझ सकता हूँ, लेकिन हाथ जो है उसको समझना ज़्यादा मेरे लिए आसान होगा, ठीक है जी, क्योंकि हमारी सेंसरी एरिया पर जिस चीज़ का जितना फैलाव ज़्यादा होता है, एक्सटेंशन ज़्यादा होती है, उसकी मैसेजिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से जाती है। इसी तरह जिस चीज़ का साइज़ जितना बड़ा होगा, ठीक है जी, वो चाहे टेक्स्ट हो, चाहे कोई इमेज हो, कोई भी चीज़ जिसका जितना ज़्यादा साइज़ होता है उतनी उसकी परसेप्शन ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है जी। इसके बाद है जी डिस्टिंक्ट और स्ट्राइकिंग फैक्टर, चौंका देने वाली चीज़। कोई भी चीज़ जो आपको चौंका दे उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा जल्दी होती है, ज़्यादा बेहतर होती है। क्लास में एक रूटीन से लेक्चर चल रहा हो लेकिन अचानक बैकग्राउंड में कोई चीज़, कोई ग्लास टूट जाए, तो शायद जो लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ उसकी अंडरस्टैंडिंग आप इतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो जितनी आप ग्लास गिरने के साउंड की कर लेंगे और पूरा हिसाब लगा लेंगे कि क्या हुआ एक्चुअली, ठीक है जी। वो आपकी तवज्जो बड़ी जल्दी खींच लेगा अपनी तरफ। कोई भी चीज़ जो आपको चौंका दे उतनी वो आपकी अटेंशन अट्रैक्ट करती है, आपका माइंड उसकी पहले प्रोसेसिंग करता है, ज़्यादा जल्दी करता है, ज़्यादा बेहतर प्रोसेसिंग करता है, ठीक है जी। इसके बाद है जी नोवेलिटी, नयापन। जो भी चीज़ जितनी आपके लिए नई होगी या नोवेल होगी, डिफरेंट होगी, अनोखी होगी, नई की बजाय हम कहेंगे अनोखी या डिफरेंट, वो आपको अट्रैक्ट करेगी। इसीलिए आप कोई भी जब एडवर्टीजमेंट देख लें या कोई ऐड देख लें, टीवी का ऐड देख लें, उसमें हर कोई एक जैसा टूथपेस्ट होता है, उसमें हर कोई कहता है हमारे इसमें नमक है, हमारे इसमें फलां चीज़ है, फलां चीज़ है, तो वो इस तरीके से पेश कर रहे थे कि हमारे इसमें एक नई चीज़ है, ठीक है जी। या सर्फ ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, ऑलमोस्ट, ऑब्वियसली क्वालिटीज़ हो सकती है, लेकिन उसमें मार्केटिंग ज़्यादा की जाती है। बताया जाता है कि इसके अंदर ये स्टेन मैग्नेट्स हैं, स्टेन बस्टर्स हैं, कोई बताता है कि मेरे अंदर इस मेरे वाले सर्फ के अंदर कोई नई चीज़ है, ठीक है जी। तो नयापन जो है वो हमें अट्रैक्ट करता है। मोबाइल्स की हमने खास शेप देखी, उसमें कोई डिफरेंट शेप का आ जाए, वो फौरन अट्रैक्ट करेगा हमारी अटेंशन, ठीक है जी। तो नोवेलिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई चीज़ हमारे लिए कितनी अनोखी है, जो अनोखी है उस पर हम फोकस, अट्रैक्ट जल्दी होंगे, ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, नोवेलिटी के बाद है मूवमेंट। स्टैटिक चीज़ों की निस्बत मूविंग ऑब्जेक्ट जो सी हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर होती है। इसीलिए आपने ये जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है इसमें एक चेंज देखा होगा। पहले सिंपल स्टैटिक एड्स होते थे, ठीक है जी, एक सिंपल इश्तिहार वो लग गया जी, वो मशहूरी के लिए। फिर उससे कलरफुल, उसमें इंटेंसिटी शामिल की गई, ठीक है जी, और उसका ज़्यादा बड़ा साइज कर दिया गया, फ्लैक्सेस, बिलबोर्ड्स वो शामिल कर दिए गए, ठीक है जी। और अब उससे भी आगे ये महसूस हुआ कि अगर ये प्रोडक्ट मूव करती हुई या ये मैसेज मूव करता हुआ बायर तक पहुंचेगा तो वो जल्दी अट्रैक्ट होगा और ज़्यादा बेहतर उसकी प्रोसेसिंग होगी, ज़्यादा जल्दी उसको समझ पाएगा। इसलिए अब आप देखेंगे कि जो बिलबोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं वो उनमें जो टेक्स्ट वगैरह या कोई जो भी इमेजरी होती है वो मूविंग होती है, ठीक है जी। और फर्दर अब स्क्रीन्स लगा दी गई हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, क्योंकि स्क्रीन्स पर ऐड मोशन पिक्चर्स चल रही होती है, ठीक है जी, मूवी चल रही होती है, वीडियो चल रही होती है। वीडियो हमारी तवज्जो जल्दी अट्रैक्ट करती है, ठीक है जी, बनिस्बत एक स्टैटिक मैसेज के, एक साकन चीज़ की निस्बत मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर हमारी तवज्जो जल्दी जाती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा बेहतर होती है। एक बिल्कुल स्टिल जो ऑब्जेक्ट है उस पर हमारी तवज्जो इतनी जल्दी नहीं जाएगी, और जैसे ही उसमें वो मूव करेगी हमारी तवज्जो वो जल्दी अट्रैक्ट करेगी, और मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर हमारी
जो परसेप्शन है वो ज़्यादा बेहतर होगी बनिस्बत स्टैटिक चीज़ों के। ठीक है जी। इसके बाद है जी चेंज। अगर कोई चीज़ एक ख़ास मोनोटोनस से अंदाज से चल रही हो, एक लेक्चर है कि पे से चली जा रहा है, ठीक है जी, या इवन एक म्यूज़िक है वो एक ही मेलोडी पे चलता जा रहा है, कोई भी चीज़ जो एक मोनोटनी के साथ एक ही स्टाइल से, एक ही पेस से, एक ही मूवमेंट से चलती जाए, वो हमारी तवज्जो इतनी अट्रैक्ट नहीं करती जितना कि उसमें चेंज, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे वो कोई ऐड हो, चाहे कोई फ़ोटो हो, चाहे कोई कुछ भी हो, उसमें जो चेंज है वो हमें अट्रैक्ट करता है। ठीक है जी। इसीलिए गाड़ियाँ, मोबाइल, हर चीज़ को चेंज करके लाया जाता है। ऑलमोस्ट स्पेक्स वही होती हैं, थोड़ी सी स्क्रीन चेंज कर दी, थोड़ा सा ये कर दिया, थोड़ा सा वो कर दिया, कुछ इंप्रूवमेंट्स भी होती हैं, लेकिन एटलीस्ट चेंज ज़रूर किया जाता है। ठीक है जी। तो चेंज जो है वो हमारी अटेंशन जल्दी अट्रैक्ट करता है और हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है। इसीलिए नित नए मॉडल्स गाड़ियों के, मोबाइलों के, हर चीज़ के जो हैं वो लाए जाते हैं ताकि ये जो चेंज का फैक्टर होता है इसको यूटिलाइज करके परसेप्शन पर असरअंदाज हुआ जा सके। ठीक है जी। और अगर सेम ओल्ड थिंग देन वी माइट गेट सेंसरी अडेप्टेड टू दैट स्टिमुलस। ठीक है जी। सेंसरी अडेप्टेशन होने की वजह से हमें वो फील ही ना हो या हमें कोई नोटिस ही ना हम उसे करें। ठीक है जी, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है जी रेपिटिशन। कोई चीज़ कितनी ज़्यादा मरतबा हमारे सामने आ रही है, जितनी ज़्यादा मरतबा कोई चीज़ हमारे सामने आएगी उतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले होगी, ज़्यादा जल्दी होगी। इसीलिए एड्स बार बार चलाए जाते हैं, वो माइंड में फिट कर दिए जाते हैं, उसके जो क्वालिटीज़ हैं वो भी माइंड में फिट कर दी जाती हैं। फलां प्रोडक्ट, ये नाम, ये फ़ोटो इस पर, ये उसकी क्वालिटीज़ हैं, ये उसमें अच्छा है, ये बुरा है, हर चीज़ आपको याद करवा दी जाती है। उसके मुकाबले में जो प्रोडक्ट कभी कभार आई हो, कभी आपने देखी हो या शायद ना देखी हो, आपको ना उसकी क्वालिटीज़ का पता होगा, ना आपको वो याद होंगी उतने अच्छे तरीके से। तो जब आपका माइंड कंपैरिजन कर रहा होगा तो ये जो बार बार रेपिटेशन के ज़रिए जो चीज़ आपके सामने ला दी जाती है, आपको याद करवा दी जाती है, उसके मुकाबले में दूसरी ऑब्जेक्ट आप उसको उतने मार्जिन नहीं देंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग में वो चीज़ पीछे होगी, आप उसको ज़्यादा अच्छा एनालाइज नहीं कर सकेंगे। जो चीज़ रेपिटेशन की वजह से बार बार आपके सामने आई है, आप उसको ज़्यादा जल्दी परसीव करेंगे, ज़्यादा बेहतर परसीव करेंगे। ठीक है जी। तो रेपिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव फैक्टर है। ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जो उस ऑब्जेक्ट से आ रही होती हैं। वो ऑब्जेक्ट कितनी इंटेंस है, वो कितनी साइज में बड़ी है, कितनी नॉवेल है, कितनी स्ट्राइकिंग है, डिस्टिंक्ट है, मुनफरिद और अनोखी है और हमें चौंका देने वाली है, वो मूव कर रही है या साकन है। ठीक है जी। वो कभी कभार हमारे सामने आती है या बार बार हमारे सामने आती है। ठीक है जी। वो कोई मोनोटोनस सी, बोरिंग सी कोई चीज़ है या कोई नित नई है या उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो हमारी परसेप्शन पर असरअंदाज होते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को समझने की या इंटरप्रेट करने की या परसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव या एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमारी परसेप्शन पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तीसरी किस्म के फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स हैं, उन्हें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।